Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video, I am going to discuss organic chemistry part of spot test 5. Okay. First of all, I am going to discuss question number 54 and I am sure कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखो ये नोमेनक्लेचर से लिया गया है और इसमें जो हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है वो है एमाइड। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला है और जब भी आपको कार्बन एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग हमको उसी कार्बन से करना होता है। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4। आप कहोगे कि सर यहां पे हम लोग ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन स्ट्रेट क्यों नहीं गया, क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 5 मिलने वाला है। क्यों नहीं गया? इसलिए क्योंकि नीचे यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ हो, चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो, तो आप उसको पैरेंट चेन में जरूर इंक्लूड करिएगा। ठीक है, उसको इंक्लूड आपको करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर के वो सही होगा नोमेनक्लेचर। इस तरीके से हम लोगों ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया। इसके बाद आप देखोगे तो 2 पे आ गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल। तो 2 पे क्या हो गया? प्रोपाइल। अब 4 कार्बन का पैरेंट चेन को हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद 1 2 3 3 पे 3 और 4 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 3 4 का लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3 इन और 1 पे हो जाएगा एमाइड। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 4। 54 का आंसर हो जाएगा 4। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल, मुझे पता है आप लोगों ने सही सही बनाया होगा। अब यहां से आगे की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है वो यहां पे 57। देखोगे 57 में हम लोगों को क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। किसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है? इसको देखोगे तो टॉटोमेरिज्म होने के लिए आप जानते हो कि सबसे पहले तो कार्बोनिल होना जरूरी है, C डबल बॉन्ड O, और उसके रिस्पेक्ट में टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। तो इसके केस में देखोगे सबसे पहले फर्स्ट वाले में ये दिया हुआ है CH3 और इसमें CH और एक और है CH3 और फिर इसमें C डबल बॉन्ड O के साथ H है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा H है ना, तो C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में अल्फा H 1 है। इसका मतलब यहां पे टॉटोमेरिज्म बिल्कुल होगा, जबकि पूछ रहा है कि टॉटोमेरिज्म किसमें नहीं होगा, तो इसमें अल्फा H है, इसमें होगा। सेकंड में देखोगे इसके रिस्पेक्ट में भी बगल में sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा अल्फा कार्बन पे उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे और उसको हम लोग कहेंगे टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब यहां पर भी 2 टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम है तो टॉटोमेरिज्म होगा। उसके बाद देखो थर्ड में यहां पर भी देखोगे तो टोटल 6 टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम है। अल्फा है ना, ये तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब यहां पे भी टॉटोमेरिज्म बिल्कुल होगा। C डबल बॉन्ड O के बगल में जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे sp3 कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन भी है, टॉटोमेरिज्म होगा। 4 में नहीं होगा टॉटोमेरिज्म, क्योंकि तुम देखोगे तो C डबल बॉन्ड O के बगल में sp2 कार्बन है और इस sp2 कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो तो टॉटोमेरिज्म में जा नहीं सकता है, नहीं तो कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब 4 वाले में तुम देख सकते हो दोनों तरफ ये ऊपर नीचे C डबल बॉन्ड O दे दिया और बगल में सारे कार्बन sp2 है, वहां पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जा सकता है। तो आपको यहां पे 57 का आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं 61 कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन फिनांथ्रीन एज। आप लोग नेप्थलीन जानते हो, एंथ्रासिन जानते हो और फिनांथ्रीन भी देखो। तो फिनांथ्रीन कुछ इस प्रकार से यहां पे हम लोग बना लेते हैं, ये रहेगा रिंग और इसके बाद इसके केस में कुछ इस तरीके से रहता है रिंग। इसमें अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड रखो, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसी को हम लोग कह देते हैं फिनांथ्रीन। अब उसके बाद देखो यहां पर होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी होगा हाइड्रोजन, फिर यहां पर हाइड्रोजन 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 एक होगा, इस तरीके से यहां पर होगा CH बॉन्ड, होगा ना, लिख दिया इसको। पाइबॉन्ड तो पहले हम लोगों को दिख रहा होगा कि 3 3 6 1 7, ये तो क्लियर हो गया कि पाइबॉन्ड यहां पे होगा 7, लेकिन रिस्पेक्टिवली में पहले हम लोगों को पूछ रहा है सिग्मा। आप जानते हो कि जितना भी सिंगल बॉन्ड होगा सबके सब सिग्मा होगा और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया सबसे पहले CH बॉन्ड, वो तो हो गया 10 हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद तुम देखोगे इसके केस में तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। उसके बाद हो गया 22 23 24 25 26। आप काउंट करके देख लो ना, जहां जहां पे डबल बॉन्ड है
कार्बन कार्बन के बीच में उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, और जहां जहां सिंगल है उसको तो सिग्मा कहेंगे, और जितने भी CH बॉन्ड है सारे के सारे सिग्मा होगा। तो यानी कि इसमें जो आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा सिग्मा और 7 हो जाएगा पाई। आंसर इसका जो होगा यहां पर सेकेंड होगा। और आई एम श्योर आप सभी लोगों ने यहां पे निश्चित रूप से इसको सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहां पर रहता है। तो 61 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, आप कहोगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगे चलते हैं। अब इसमें 62 द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी एज। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज पार्ट ऑफ किसका टाइप है, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में ही आता है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है आप एनसीईआरटी में जाकर के पढ़ेंगे, जो 11th वाला एनसीईआरटी है उसका पार्ट 2 जो वॉल्यूम है उसी में आप लोगों को लिखा हुआ है, जहां पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखा है कि द वाटर ट्रैप्ड बिटवीन द सेलोज फाइबर ऑफ द पेपर। जो पेपर है वो सेलोज फाइबर का है, उसके अंदर जो वहां पर वाटर ट्रैप्ड हो जाता है वही इसके केस में रहता है स्टेशनरी फेज। तो इसका आंसर जो होगा इसमें वो होगा सेकेंड। तो स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होगा द वाटर ट्रैप जो होगा बिटवीन द सेलोज फाइबर ऑफ द पेपर, यही इसके केस में होता है स्टेशनरी फेज। देखो, जो मूव नहीं करता है उसको कहते हैं स्टेशनरी फेज, और जो मूव करता है उसको कहते हैं मोबाइल फेज। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। तो 62 का आंसर 2 होगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 62 हो गया। 68 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें कुछ बच्चों ने गलती किया इस बेंजोइल पेरोक्साइड को देख करके। आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी पेरोक्साइड इफेक्ट HBr के प्रेजेंस में सिर्फ लगता है। तो एल्कीन का रिएक्शन अगर हम लोग यहां पर करते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, भले इसमें हम लोगों को पेरोक्साइड दिया हुआ है लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट इसके केस में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ HBr के केस में ही पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, इसको खरास्ट इफेक्ट कहते हैं। इसके केस में डायरेक्ट आपको चाहे पेरोक्साइड हो चाहे नहीं हो। अब बेंजोइल पेरोक्साइड कहते किसको है, तो ये भी मैं दिखा देता हूं ओपन करके। बेंजोइल पेरोक्साइड इसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर O रहेगा, फिर O रहेगा, और फिर यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा रिंग। इसी को हम लोग कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। लेकिन इसके केस में हम लोगों को ध्यान रखना है पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा नहीं। भले इसके केस में आप लोगों को दिया हुआ है पेरोक्साइड, लेकिन HCl में नहीं लगता है। आप रीजन देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि HBr जो होता है वो रेडिकल के द्वारा क्लिप्ड हो पाता है, जबकि HCl रेडिकल के द्वारा क्लिप्ड नहीं हो पाता है, इसलिए यहां पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। इसके केस में पेरोक्साइड हो चाहे नहीं हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा और लगेगा इसके केस में मार्कोनी कॉप्स रूल। और मार्कोनी कॉप्स रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। इस तरीके से आपको जो फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट वो CH के ऊपर जाएगा Cl- और इसके केस में CH2 के ऊपर जाएगा H। इस तरीके से जो फॉर्मेशन किया इसको कहा जाता है 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन या कॉमन नेम में इसी का जो नेम होते हैं ना वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका नेम जो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड तो होगा नहीं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि 68 का आंसर जो होगा सेकंड। 2-क्लोरोइथेनॉल ये तो कहना गलत है, बेंजोइल क्लोराइड ये सब तो कहना गलत है, 68 में हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, आप देखें इस तरीके से हम लोगों को दिया हुआ है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, ट्रिक ये है कि अगर किसी कंपाउंड के नाम के लास्ट में एसिड लगा हुआ है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा किसी ऐसे कंपाउंड से जिसके नाम के लास्ट में एसिड नहीं लगा हुआ है। तो जिसके नाम के लास्ट में एसिड लग गया ना वो ज्यादा ही एसिडिक होगा। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया इसके केस में हम लोग देखते हैं फिनॉल। और आप जानते हो कि कंजुगेट बेस जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा उसको हम लोग कहेंगे कार्बोजिलेट। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस हो जाएगा कार्बोजिलेट, और फिनॉल का जो कंजुगेट बेस होगा उसको हम लोग यहां पर कहते हैं फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड कहते हैं। अगर तुम इसको रेजोनेंस करो तो रेजोनेंस करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज होता है डोनर, C डबल बॉन्ड O क्या होता है एक्सेप्टर, जिसके कारण कि अब हम लोगों को फॉर्मेशन करेगा ये O- और C डबल बॉन्ड O। और इसके केस में जो रेजोनेंस करेगा ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, डोनर होता है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण कि इसमें हो जाएगा यहां नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड O ऐसा होगा। बच्चों एक बात आप ध्यान दोगे,
ये दोनों जो एक दूसरे का बना है इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये कैसा है, आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो बना है इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये जो दोनों बना है इसको देखेंगे इसको हम लोग कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट। ये नॉन इक्विवेलेंट है क्योंकि इक्वल नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर C सिंगल बॉन्ड O है, तो ये इक्वल नहीं है, तो कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट। और आपको पता होनी चाहिए इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। यही कारण होता है कि यहां पे हम लोग कहते हैं जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कार्बोक्सिलेट है वही ज्यादा स्टेबल है, यानी कि इसके केस में कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो असर्शन जो हम लोगों को कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीजन में क्या कह रहा है, द कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक आयन इसी को कहते हैं, ये वाला जो कंजुगेट बेस हुआ, इज लेस स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन। ये रॉन्ग है, ये गलत है इसके केस में, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा क्योंकि इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो कहोगे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इस तरीके से ये 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, असर्शन होगा ट्रू, रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है 74 कि फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। बच्चों आप लोग जानते हो बर्च रिडक्शन पढ़े हो ना, बर्च रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट, इसमें क्या किया है, ये आपको दिया हुआ है इंटरनल एल्काइन, इसको कहा जाता है इंटरनल, बीच में जो एल्काइन है उसी को कहते हैं इंटरनल एल्काइन। यानी कि इसका जो नेम आप लोग लिखोगे ये है 2 ब्यूटाइन, और इस 2 ब्यूटाइन का किसके साथ रिएक्शन कराया जाए कि फॉर्मेशन कर देगा ट्रांस 2 ब्यूटेन। तो ट्रांस 2 ब्यूटेन बनाने के लिए हम लोगों को बर्च रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि सोडियम या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यही तो हो जाएगा, बाद बाकी और तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो सोडियम या लिथियम भी ले सकते हो, जहां पे सोडियम दिया है तो हो सकता है वहां पे नेक्स्ट एग्जाम में कभी लिथियम भी दे दे तो वो भी चल सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसी को बर्च रिडक्शन कहते हैं और फॉर्मेशन करता है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। और वही जब हाइड्रोजनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, तो लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन करते हो तो वहां पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो 74 का आंसर होगा सेकंड, और आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया होगा और बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 76, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग pKa ऑर्डर। आप लोगों को पता होनी चाहिए सबसे पहले कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa का वैल्यू। ओके, यानी pKa के वैल्यू के जस्ट, यानी pKa का वैल्यू जो होगा जस्ट इनवर्स होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का। अब आप जानते हो क्या, मिथाइल का यहां पे कौन सा इफेक्ट लेंगे, एक बात आप ध्यान रखिएगा, मिथाइल का ऑर्थो एंड पारा पे लेना है प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन बोथ। तो जब ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे दिया हुआ है तो इसका प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन लेंगे, लेकिन मेटा पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करता है। ओके, और पारा पोजीशन पे भी मिथाइल के बारे में अगर पूछा जाता है तो प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन बोथ होता है। तो ऑर्थो पे एंड पारा पे प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन दोनों लेंगे, लेकिन मेटा पे सिर्फ प्लस आई शो करता है, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। जिस प्रकार से मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम और माइनस एम नहीं होता है मेटा पे, उसी प्रकार से यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी मेटा पे नहीं होता है, ध्यान रखना इस बातों को। लेकिन आपको पता है क्या, जिस प्रकार से मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन भी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। जितना हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो पे लगता है उतना ही पारा पे लगता है। तो वेरिएबल क्या है इसका, वेरिएबल है प्लस आई। प्लस आई ज्यादा कहां लगेगा, ऑर्थो पे, और पारा पे प्लस आई सबसे कम लगेगा। तो यहां पर तुम देखोगे चाहे प्लस आई हो चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, दोनों यहां पे डोनर है, जिसके कारण की एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा 1 2 3 में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ पहले बताता हूं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पर कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि कोई भी डोनर है ही नहीं। उसके बाद कौन सा होगा, यहां पे अब बी हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि इसके केस में ओनली प्लस आई लग रहा है, मेटा पोजीशन पे ओनली प्लस आई लग रहा है। लेकिन अब तुम देखोगे यहां पर ए और सी में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो हाइपर कंजुगेशन तो सेम लगेगा मैग्नीट्यूड, चाहे ऑर्थो पे चाहे पारा पे। वेरिएबल यहां पर होगा प्लस आई ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है, और
पारा पे प्लस आई कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो अब इसके केस में प्लस आई कम लग रहा है सी में, तो सी वाला यहां पर ज्यादा एसिडिक होगा और ए वाला सबसे कम एसिडिक हो जाएगा इसके केस में, क्योंकि इसके केस में प्लस आई ज्यादा लग रहा है। इसलिए पीके का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो पीके का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा हो जाएगा ए का, उसके बाद हो जाएगा सी का, उसके बाद हो जाएगा बी का और सबसे कम हो जाएगा डी का। ये आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर में एक बॉक्स बना करके लिखा हुआ है, सबका वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम देखोगे तो इसके केस में कोई ऐसा ऑर्डर है क्या, ए सी बी डी, तो 76 का आंसर यहां पर हम लोगों को सेकेंड हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो 76 का सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट हम लोगों को कह रहा है 79 कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर में देखोगे ये दिया हुआ है हम लोगों को ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल यानी एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और जो भी कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट वहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे मुझे लगता है कि सिर्फ एच बॉन्ड बनाने वाला तो एल्कोहल ही है, सबसे हाईएस्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट। इथॉक्सी इथेन, तो इथॉक्सी इथेन कहने का मतलब हो गया CH3 CH2O एंड उसके बाद CH2 एंड CH3। और मुझे जहां तक लग रहा है कि सबसे कम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ब्यूटेन का होगा, क्योंकि ब्यूटेन के केस में देखोगे ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है नॉन पोलर है, तो यहां पर ब्यूटेन एक नॉन पोलर है, तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहां पर होगा ब्यूटेन का और सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा यहां पर एल्कोहल का, क्योंकि बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बातें करूं तो सबसे हाईएस्ट हो गया यहां पर सी का। अब उसके बाद आपको मालूम है क्या, एल्डिहाइड और ईथर में ज्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड और ईथर में एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर sp2 कार्बन है और sp2 ऑक्सीजन भी है, जबकि यहां पर देखोगे सारे कार्बन sp3 है और ऑक्सीजन भी जो है वो भी sp3 है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो वो भी sp3 है। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसका पोलरिटी ज्यादा होगा। तो यहां ज्यादा पोलर कौन है, ब्यूटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और ऑक्सीजन है तो ज्यादा पोलर होता है एल्डिहाइड कंपेयर टू ईथर। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन यहां पर होता है एल्डिहाइड का कंपेयर टू ईथर। इसलिए इसके केस में सी के बाद हम लोगों को कहना होगा ए का, एल्डिहाइड का होगा, उसके बाद यहां पर हो जाएगा बी का और सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा डी का। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो तो 79 में सी ए बी डी, यानी कि 79 का आंसर यहां पर हो जाएगा सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आप जब बनाओगे क्वेश्चन तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में दिया हुआ है ये, द मेजर प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। बच्चों आप लोग इटार रिएक्शन जो पढ़ते हो ना, उसी से कुछ रिलेटेड है क्वेश्चन। ये हम लोगों को दिया हुआ है पारानाइट्रोटोलिन, तो पारानाइट्रोटोलिन कहने का मतलब ये हुआ, ये हो गया इसके केस में मिथाइल और पारा पे लगा दो नाइट्रो। तुम लोग जानते हो कि सबसे पहले इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड क्या हो गया, CrO2Cl2 हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो सबसे पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है इसका, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी मिलेगा आपको। तो टॉलिन से जो हम लोग बनाते थे बेंजल्डिहाइड, तो पहले क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 2H को माइनस करो, इसके साथ ऐड करो O CrOHCl2 का होल 2, ये पहले बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम लोगों को करना क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये सब का मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ाई किया है। अब इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है अब CHO और पारा पोजीशन पे रह जाता है NO2, यानी इसको कहा जाता है पारानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। पारानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में पारानाइट्रो बेंजोइक एसिड है जो कि रॉन्ग है, पारानाइट्रो बेंजल्डिहाइड यही आंसर हो जाएगा सेकंड यहां पर। और ऑर्थोनाइट्रो बेंजल्डिहाइड रॉन्ग है, ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड रॉन्ग है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 का हो गया सेकंड। अब देखो नेक्स्ट हम लोगों को 85 नंबर क्वेश्चन, ये है एक
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दिस रिएक्शन विल शो, आपको पता होनी चाहिए कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, चाहे बेंजीन का नाइट्रेशन हो, चाहे बेंजीन का सल्फोनेशन हो। क्या क्या बोला मैंने? बेंजीन का चाहे नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो और चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, सबका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। आपने पढ़ा होगा ये सब का मैकेनिज्म यहां पर ESR होता है। और इसके केस में इलेक्ट्रोफाइल, ये Cl- को बाहर कर दो तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। EtCO+, वही EtCO+ अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और ये फॉर्मेशन करेगा कीटोन का। तो ध्यान रखिएगा, चाहे बेंजीन का या बेंजीन से बने हुए जो भी कंपाउंड है उसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो भी होगा, सबका मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। 85 का आंसर हो गया थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 87। 87 भी बहुत आसान है। ये NaOI के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, एक कीटोन है। आप जानते हो कि कोई ऐसा कीटोन जहां C डबल बॉन्ड O के साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल होता है, उसमें होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे हो सकता है? या तो NaOI लिखते हैं या फिर इसी को लिख देता हूं I2 + NaOH। बिल्कुल I2 + NaOH लिखता हूं, चाहे इसी को OI- भी लिखा जा सकता है। Na+ को हटा दिया तो या तो NaOI लिखेगा, चाहे यहां पर आपको I2 + NaOH लिखेगा, चाहे OI- लिखेगा। तो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के साथ जो मिथाइल अटैच्ड है वो मिथाइल यहां पर कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में। ठीक है, तो जो C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल होगा वो CHI3 में कन्वर्ट होता है और जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो रिमेनिंग पार्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि बेसिक मीडियम है तो प्योर एसिड मिलेगा नहीं, इसका ऑक्सीडेशन होकर के यहां पे बनता है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन करके बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में जितने कार्बन का कीटोन होगा उससे एक कम कार्बन का बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक जो मिथाइल है वो यहां पे आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन ये है नहीं, पर्किन रिएक्शन तो है नहीं, कार्बाइल-एमीन रिएक्शन है नहीं, इसको हम लोग कहते हैं इन जनरल हेलोफॉर्म रिएक्शन। चूंकि आयोडीन दिया हुआ है तो इसको हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर है, आपने इसको जरूर बनाया होगा। अब देखो, तो 87 का आंसर हो गया थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को 90 में कह रहा है कि अमॉन गिवन कंपाउंड व्हिच वन हैज मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू, मैक्सिमम। तो जानते हो कि इसमें जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ था इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa, यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? pKb। तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKb, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे सबसे कम होगा, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे सबसे कम होगा उसी का pKb का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में नहीं है। इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड, रेजोनेंस में नहीं है। इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड, रेजोनेंस में नहीं है। और ये देखो, ये एक्चुअल में C6H5 का मतलब हो गया ये रिंग है और इसके साथ NH2 है और ये लोन पेयर जो है कंजुगेटेड है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा एमीन है जिसका लोन पेयर अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेटेड है तो बाहर देने का जो उसका कैपेसिटी है वो कम हो चुका है। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू लोकलाइज्ड। इसलिए आप यहां पे कह सकते हो कि सबसे लिस्ट बेसिक यहां पर एनिलीन है, क्योंकि लोन पेयर इसका डीलोकलाइज्ड है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी का होगा पीकेबी का वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना पीकेबी का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ का। इसके केस में सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा जो पीकेबी का वैल्यू है वो एनिलीन का होगा, क्योंकि लोन पेयर इसका डीलोकलाइज्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विथ मिथेनामाइन एन मिथाइल बेंजामाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज। क्या होगा इसके केस में? पहले आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं। इसको देखोगे किसके साथ रिएक्शन है? बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो बच्चों बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं किसको है? आपको मालूम है कुछ? क्या बेंजोइल क्लोराइड किसको कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड का मतलब हो गया ये, देखो ये होता है C डबल बॉन्ड OCl, इसी को हम लोग कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस रिएक्शन का नाम होगा बेंजोइलेशन ऑफ एमीन, इसको कहते हैं। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड को, चाहे एल्कोहल हो, फिनॉल हो, एमीन हो,
एनिलीन हो, उसका रिएक्शन अगर तुम बेंजॉइल क्लोराइड के साथ करते हो, किसके साथ रिएक्शन करवाना है? बेंजॉइल क्लोराइड रिएक्ट विथ मिथेनामाइन। तो मिथेनामाइन कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर NH2 ले लो, इसके साथ एक CH3 ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस। पायरिडीन बेस ले लेता हूं HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। यहां से एक Cl माइनस निकाल दो, यहां से H+ निकाल दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है इसके केस में। अब इसमें जो बचा C डबल बॉन्ड O के साथ NH और NH के साथ एक CH3, अब बाहर हो गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड यहां पे फॉर्मेशन कर दिया। तुम देख सकते हो इसी का नाम यहां पे जो लिखा है N मिथाइल बेंजामाइड, यही लिखा है ना, N पे मिथाइल है तो N मिथाइल बेंजामाइड, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? बेंजॉइलेशन ऑफ एमीन कहेंगे। जब बेंजॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ तो इसको कहा जाता है बेंजॉइलेशन ऑफ एमीन। जब एसिड क्लोराइड के साथ यहां पर फिनाइल को हटा करके R लगा दिया जाए उसको कहा जाता है एसाइलेशन ऑफ एमीन, और अगर ये फिनाइल को हटा के मिथाइल लगा दिया जाए तो एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल लगा दोगे तो नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, उसको कहते हैं एसिटाइलेशन ऑफ एमीन। और अगर यहां पर सिंपल R लगा देते हो, एसिड क्लोराइड रहता है जनरल, उसको कहते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन, और अगर फिनाइल लगा देते हो इसको कहते हैं बेंजॉइलेशन ऑफ एमीन। कितना आसान है, इसलिए इसका आंसर होगा यहां पर 4, बेंजॉइलेशन ऑफ एमीन इसको कहेंगे। उर्ज रिएक्शन है नहीं, हंस डिकर रिएक्शन है नहीं, क्योंकि हंस डिकर रिएक्शन में तो सिल्वर कार्बोजिलेट का रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 होता है तो RBr बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है, जबकि ऐसा यहां पर है नहीं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में तो एमाइड का रिएक्शन होता है Br2 प्लस NaOH के साथ, तो वहां पे एक कार्बन कम हो जाता है, प्राइमरी एमीन बनता है, तो ये सब तो है नहीं, इसको कहेंगे बेंजॉइलेशन ऑफ एमीन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 96। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर ये साइक्लोपेंटानोन दिया हुआ है, उसका डाइल्यूट NaOH के साथ पहले रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले अल्फा H का होना जरूरी है। तो अल्फा H का होना क्यों जरूरी है? न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए। तो C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में जो दोनों साइड राइट चाहे लेफ्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी को पिक करेगा बेस। अब बेस H+ को निकालेगा तो पहले फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोफाइल, बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि जहां C डबल बॉन्ड O है उस C डबल बॉन्ड O के राइट या लेफ्ट में जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है sp3, वहीं से H+ को निकाल करके न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है। अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, और आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर अटैक करता है वो कन्वर्ट हो जाता है ओवरऑल अल्कोहल में, क्योंकि यही न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, और जहां ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पहले अल्कोहल में, क्योंकि यही O- बनेगा, और O- H+ को पिक करके वाटर से H+ को लेकर के OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो कहां अटैक करेगा? C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे। तो मान लो यहां से इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर दिया, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख दिया, और जहां ऐड किया इस न्यूक्लियोफाइल को, जहां ऐड किया वहां पर क्या है? C डबल बॉन्ड O। वही C डबल बॉन्ड O जो है ना वही कन्वर्ट होगा इसके केस में OH में आफ्टर द एडिशन ऑफ H+। तो क्या करो, इसी कार्बन पे एक दिखा दो OH। ऐसा बच्चों जिस कंपाउंड के ऊपर, जिस C डबल बॉन्ड O के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वही कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, क्योंकि वही ओपन होता है ना। तो इसी न्यूक्लियोफाइल को यहां पर ऐड किया तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा बन गया पहले हम लोगों को X, ये बन गया। अब इसको हीट करना है तो रूल ऑफ कंजुगेशन के मुताबिक कंजुगेटेड बना देंगे प्रोडक्ट। तो यहां से निकाल देंगे OH-, अब बगल वाले कार्बन से निकाल देंगे एक क्या? H+। जैसे यहां पे OH- और H+ तुम हीट करके निकालोगे तो अब तुम देखोगे इसके केस में जो प्रोडक्ट हम लोगों को बनेगा ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो बनेगा ही, और साथ में ये रिंग रहेगा, और साथ में इसके केस में बाहर हो जाता है वाटर। इस तरीके का कोई देखो तो ऑप्शन हम लोगों को मैच कर रहा है क्या? इसी तरीके का यहां पर होना चाहिए। देखो तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा है, सेकेंड मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो यहां भी पाई बॉन्ड दे दिया है। थर्ड में देखो तो इसके केस में यहां जहां अटैक किया है उसको तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, पहले जिसके ऊपर अटैक कराया है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। C डबल बॉन्ड O का ये बगल में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, अब फिर डिहाइड्रेशन करके OH- यहां से और H+ यहां से बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा आंसर। इसका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल यहां पे करेक्ट है, थर्ड आंसर हो जाएगा। और 4 में तो हो नहीं सकता, यहां भी पाई बॉन्ड दे दिया है, 5 बॉन्ड बना दिया है कार्बन का, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है 100 नंबर, जिसमें आप लोगों को डिहाइड्रेशन रिएक्शन पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट इसके केस में क्या बन सकता है। क्या आप इसको करा सकते हो?
बिल्कुल करा सकते हो। इसके केस में E1 पाथवे से हम लोग इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आइए मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से इसका होता है। तो बच्चों ये जो हम लोगों को दिया हुआ है CH3 एंड CH3 ऐसा दिया हुआ है, उसके बाद CH के साथ OH यहां ऊपर मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूं, कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, वही सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड पहले ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के ये बनाएगा H+ और HSO4- ऐसा होगा। अब ये जो H+ है वही H+ को पिक करेगा एल्कोहल का लोन पेयर, और एल्कोहल का लोन पेयर जैसे ही H+ को पिक करता है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O+ में। तो क्या करो, इसके केस में यहां पर H2O+ में कन्वर्ट कर दो और यहां पर मिथाइल तो रहेंगे ही। अब क्या करो ना, अब ये H2O बन गया गुड लिविंग ग्रुप, तो गुड लिविंग ग्रुप बाहर कर दो H2O वाटर बना करके, और जैसे इसको तुमने बाहर किया तो ये जो फॉर्मेशन करता है, सीखोगे ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको तो आने ही चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कर दिया हम लोगों को, पहले सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन गया। अब ये कार्बोकटाइन के बारे में आपको पता होगा कि ये कार्बोकटाइन जो बना ये 2 डिग्री है। अब बगल में कार्बन जो है उसके पास 3 मिथाइल है, तो इसके केस में होता है 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो सबसे पहले अब मैं यहां पे जो कर रहा हूं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हम लोग करते क्यों है, लेस स्टेबल कार्बोकटाइन को मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ऐसा हम लोगों ने किया तो जहां कार्बोकटाइन था उसके ऊपर एक CH3- गया, तो ये हो गया CH3 एंड CH3, और ये न्यू कार्बोकटाइन यहां बन गया। और जानते हो किसी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट बनता है तो जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वही लार्ज अमाउंट में बनता है। यहां पे लार्ज अमाउंट में ये बनेगा क्योंकि यहां पे मोर स्टेबल कार्बोकटाइन है। उसके बाद ये जो सल्फ्यूरिक एसिड H+ दे दिया था तो बचा क्या था HSO4-, वही HSO4- कंजुगेट बेस अब इस कार्बोकटाइन के रिस्पेक्ट में H+ को पिक करेगा। H+ यहां से पिक कर सकता है, चाहे H+ यहां से पिक कर सकता है, चाहे यहां से कर सकता है, ये दोनों आइडेंटिकल ही है, ये एक अलग है। लेकिन मेजर जो बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल जो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से यहां पे हम लोग करेंगे, और HSO4- इस H+ को पिक कर लेता है तो बाहर हो जाता है इसके केस में H2SO4। यही प्रोडक्ट इसके केस में जो बनने वाला है इसको कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको जरूर बनाया होगा। अब देखो इसके केस में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट तो हो गया, ये तो होगा नहीं, बहुत ही कम बनेगा, सेकंड हो जाएगा, नहीं ये सेकंड वाला हम लोगों का हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 4 मिथाइल आप लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि 100 का आंसर सेकंड हो जाएगा, और तो सब जो होगा वो माइनर होगा, नेग्लिजिबल होगा। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी हम लोगों को दिया हुआ था सबका एक्सप्लेनेशन देख लिया है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, और इसको आप अच्छे से एक बार और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसी सब पैटर्न पे क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में भी रहने वाला है, इसलिए पूरी तरह से आपको अपने आप को एनसीईआरटी को पढ़ने पे लगा देना है। जितना हो सके आप बार बार एनसीईआरटी को पढ़िए, टीचर जो आपको क्लास नोट्स में पढ़ाए हैं उसको पढ़िए, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। और जितने भी आपको स्पॉट टेस्ट हो रहे हैं, AITS हो रहे हैं, उसके क्वेश्चन को सिर्फ एक बार बनाने से नहीं होगा, उसको कुछ दिनों के बाद फिर से निकाल करके आप लोग उसको सॉल्व करिए, अपने से खुद से प्रैक्टिस करिए, और बिना आंसर को मैच कराए हुए एक बार पूरा का पूरा पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर को मैच कराइए। नहीं तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्व कर लिए फिर आंसर को मैच करा लिए, इसमें आपको ज्यादा जो है फायदा नहीं होगा। आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर को मैच कराइए, ज्यादा फायदा होगा। ओके, थैंक यू।